सागर फटी आंखों से उस किताब को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जो उस किताब में लिखे थे। सागर ने अपना बैग उठाया और तुरंत वहां से निकल गया। महिला पानी का ग्लास लेकर हॉल में आई तो देखा वहां कोई नहीं है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा और फिर वे वापस चली गई। सागर अपना बैग उठाए धीमे कदमों से चले जा रहा था। वो अभी तक सदमे में था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। सागर ने देखा वह एक सकरी सी गली में 20-22 साल की लड़की के सामने खड़ा है। सागर उस लड़की को नहीं जानता था। उसने हैरानी से लड़की की तरफ देखा तो लड़की कहने लगी, इतने दिनों में कोई भी दी के बारे में पूछने नहीं आया। तुम शायद जानते हो मेरी दी कहाँ है। मैं नहीं जानता मृणाल कहाँ है, सागर ने कहा। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। दी जब इस घर से गई तो किसी ने उन्हें रोका तक नहीं, उनके अपने घर वालों ने भी नहीं। सबने कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत था। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उन्हें अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उन्होंने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी और भी न जाने क्या क्या कहा उनसे, और वो चली गई। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे, और किसी ने उन्हें ढूंढा भी नहीं। कुछ दिन बाद किसी ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली, और मम्मी पापा ने मान लिया। उन्होंने दी की तस्वीर पर हार चढ़ा दिया, पर मेरा दिल कहता है कि वो इसी दुनिया में है। वो हम सबके सामने नहीं आना चाहती। उन्हें लगता है कि उन्होंने गुनाह किया है। वो खुद को ऐसी गलती की सजा दे रही है जो उन्होंने की ही नहीं। मेरी दी ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। उस हादसे के बाद से सबने ही दी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन आज तुमने जब उनके बारे में पूछा तो लगा तुम उन्हें ढूंढ लोगे, उन्हें वापस ले आओगे। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानती, पर शायद तुम उन्हें वापस ला सकते हो। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा। लड़की की बातें सुनकर सागर समझ गया कि वो जिया थी, मृणाल की छोटी बहन। सागर उससे कुछ और बात कर पाता इससे पहले ही उसकी मम्मी ने आवाज दी और वह डर कर वहां से भाग गई। सागर वहीं खड़ा रहा। जिया की कही बातें उसके जहन में चलने लगी। वह वापस मृणाल के घर आया। जिया और उसकी मम्मी हॉल में ही थे। सागर उनके पास चला आया। वह दीवार पर लगी मृणाल की तस्वीर के पास आया और हार उतारते हुए कहा, मृणाल की तस्वीर पर यह हार चढ़ाना बंद कीजिए आप लोग। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मृणाल की मम्मी ने शांत स्वर में कहा, आप उसके लिए ऐसे शब्द नहीं बोल सकती। मृणाल आपकी बेटी थी ना, फिर आपने एक बार भी उसका दर्द जानने की कोशिश नहीं की, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। सागर ने गुस्से और दुख भरे स्वर में कहा। सागर की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सागर की तरफ देखते हुए कहा, कौन सी माँ होगी जो अपनी औलाद के लिए ऐसी बात कहेगी। उसका पल पल मरना तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। वो ऐसी गलती के लिए खुद को गुनहगार मान बैठी थी जो उसने की ही नहीं। सबके सामने अपना दुख जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए अकेले में रोती थी वो। उसने खुद को उस दर्द में कैद कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है हम में से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि अगर वो यहाँ रही तो मर जाएगी, उसे यहाँ से जाने दिया जाए, उसे कोई ना रोके। और आपने उसे जाने दिया। ये नहीं सोचा इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाएगी वो। सागर ने तड़प कर कहा, हाँ, क्योंकि उसने कसम दी थी। हम उसे अपनी आंखों के सामने यूं पल पल मरते नहीं देख सकते थे, इसलिए अपने सीने पर पत्थर रखकर जाने दिया मैंने उसे। मैं उसे पल पल मरते नहीं देख सकती थी। कहते हुए वे अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। सागर ने देखा तो उसने महसूस किया कि अनजाने में ही उसने अपनी बातों से मृणाल की माँ का दिल दुखाया है। वह उनके पास आया और उनके हाथों को थामकर कहने लगा, मुझे यकीन है वो जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि वो यहीं कहीं है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। मैं मृणाल को वापस लेकर आऊंगा। मृणाल की मां ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से सागर को देखती रही। सागर ने एक नजर दीवार पर लगी मृणाल की तस्वीर को देखा और अपना बैग लेकर वहां से चला गया। जिया ने अपनी मम्मी को रोते देखा तो आकर उनके गले लग गई। सागर मृणाल के घर से निकल गया। चलते चलते वह बस उसी के बारे में सोचता जा रहा था। रास्ते में महादेव का एक मंदिर दिखाई दिया। सागर उसके सामने चला आया।
वह अंदर नहीं गया और बाहर ही खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ जोड़े और सामने देखते हुए कहने लगा, मृणाल आपको बहुत मानती है महादेव, उसकी इतनी परीक्षाएं मत लीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मुझे मृणाल से मिलवा दीजिए। वो जहां कहीं भी है मैं उसे ढूंढ लूंगा, बस आप उसका ख्याल रखना। सागर मंदिर के सामने से हटा और सामने से गुजरते ऑटो को रोककर उसमें आ बैठा। सागर ने उससे स्टेशन चलने को कहा। दोपहर होने को आई थी। स्टेशन पहुंचकर सागर ने पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल किया, नहाया, अपने कपड़े बदले और खाना खाकर प्लेटफॉर्म पर चला आया। पटरियां खाली पड़ी थी। सागर बेंच पर आ बैठा। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह अपने घर अपने माँ पापा के पास चला जाए। दूसरा, वापस कानपुर चला जाए और मृणाल को ढूंढे। सागर काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसने फैसला किया कि वह कानपुर जाएगा और मृणाल को ढूंढेगा। लेकिन सवाल ये था कि ढूंढेगा कैसे। मृणाल के बारे में उसे कोई जानकारी भी नहीं थी। उसने कानपुर का टिकट लिया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन आई और सागर ट्रेन में चढ़ गया। रात भर वह सोया नहीं था, इसलिए ट्रेन में उसकी आंख लग गई। शाम 6 बजे सागर की आंख खुली तो उसने खुद को कानपुर से कुछ दूर पहले स्टेशन पर पाया। वह उठा और दरवाजे के पास चला आया। ट्रेन फिर चल पड़ी। सागर वहीं खड़े होकर मृणाल को ढूंढने के बारे में सोचने लगा। जिया और उसकी मम्मी से वह वादा कर चुका था। उसे किसी भी हालत में मृणाल को ढूंढना था। जिया के लिए, उसके घर वालों के लिए और अपने लिए। मृणाल उसके लिए क्या थी ये सिर्फ वही जानता था। ट्रेन कानपुर पहुंची। सागर ट्रेन से उतरा और वहां से निकल गया। स्टेशन से बाहर आकर वह ऑटो में बैठा। कुछ देर बाद ऑटो अपार्टमेंट के बाहर आकर रुका। सागर नीचे उतरा और पैसे देकर अंदर चला आया। सामने से आते हर्ष ने सागर को देखा तो उसके पास आकर कहा, अरे तुम तो अपने घर चले गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? घर वालों ने रखा नहीं क्या? सागर ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। इसे क्या हो गया? ए सागर, क्या हुआ तुझे? रुक ना, मैं भी आता हूँ। कहते हुए हर्ष उसके पीछे आया, लेकिन तब तक सागर लिफ्ट से जा चुका था। हर्ष को सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ा। सागर अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाने लगा, हर्ष भी उसके साथ अंदर चला आया और कहा, भाई क्या हो गया? मेरा जोक इतना बुरा था क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? सागर ने बुझे स्वर में कहा। वो तो मैं बता दूंगा, तुम ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? पहले तो कभी ऐसे नहीं देखा तुम्हें। हर्ष ने सोफे के सामने पड़े टेबल पर बैठते हुए कहा। सागर सोफे पर आ बैठा और कहा, मैं घर ही जा रहा था, पर किसी जरूरी काम की वजह से रास्ते से लौट आया। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तू इतना परेशान है? हर्ष ने सागर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। बस है कुछ, तुझे नहीं बता सकता। मैं बहुत थका हुआ हूं, तू यहां से जाएगा प्लीज? सागर ने अपना सर पीछे सोफे से लगाते हुए कहा। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो बोलना, मैं नीचे ही हूँ। हर्ष ने उठते हुए कहा और वहां से चला गया। सागर वहीं सोफे पर लेट गया और मृणाल के बारे में सोचने लगा। उसे मृणाल को ढूंढना था और सही सलामत उसे उसकी दुनिया में वापस भी लाना था। सागर एकदम से उठा और दूसरे कमरे में चला आया, जो कि मृणाल से जुड़ा था। कमरे में आकर उसने लाइट जलाई और दीवार के सामने आ खड़ा हुआ, जहां मृणाल की कुछ तस्वीरें थी कैप्शन के साथ। सागर उन्हें देखते हुए कहने लगा, मेरा दिल कह रहा है मृणाल कि तुम हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम तो शायद मुझे जानती तक नहीं, लेकिन सच कहूं तो तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मैंने तुम्हें महसूस करते हुए जिया है। मैं नहीं जानता तुम कहाँ हो, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हें ये समझना होगा कि बीते वक्त में जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। काश तुमने एक बार किसी से कहा होता तो तुम्हें कभी इस दर्द में जीने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मृणाल, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई और भी है जो तुम्हारे दर्द को उतना ही महसूस करता है जितना तुम। बस एक बार पता चले तुम कहाँ हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें ढूंढने कहाँ जाऊं मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें ढूंढता रहूंगा। कहते हुए सागर की नजर दीवार पर चली गई, जहां एक तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा था, मेरी जन्मभूमि भले कोई भी हो, मेरा अंत सिर्फ बनारस होगा। बनारस। मृणाल को बनारस बहुत पसंद है
उसने अपनी कविताओं में, अपनी किताबों में अक्सर बनारस का जिक्र किया है, तो क्या वो बनारस में है? एक रोज उसने कहा था कि वो ऐसे ही नहीं लिखती, उसकी कविताओं का उसकी जिंदगी से गहरा संबंध है। सागर खुद में ही बड़बड़ाया। सहसा ही उसे किताब की याद आई। वह जल्दी से कमरे से बाहर आया और अपने बैग को खंगालने लगा। किताब नहीं मिल रही थी। जुझलाकर सागर ने उस बैग को उल्टा कर सारा सामान नीचे डाल दिया। किताब नीचे जमीन पर आ गिरी। सागर वहीं घुटनों के बल बैठकर उस किताब के पन्ने को उलटने लगा। सागर एक के बाद एक पन्ने पलटते जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वह जान सके कि मृणाल इस वक्त कहाँ होगी। पन्ने पलटते हुए सागर ने आखिरी पन्ना देखा, जहां आखिरी लाइन पर सागर की नजरें अटक गई। अपने ही घर में, अपने ही शहर में अब मेरा दम घुटने लगा था। मेरे पास खुश रहने की कोई वजह नहीं थी। मुझे लगता जैसे सब खत्म हो चुका है। मेरे पास जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं थी। उस बीते वक्त और बुरी यादों को मैं अपने जहन से निकाल ही नहीं पाई। जो जख्म राघव ने मुझे दिया था वो वक्त के साथ नासूर बनता जा रहा था। मैं चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। मैंने सबसे किनारा कर लिया, सबको माफ कर दिया और कुछ वक्त बाद मैं वहीं खड़ी थी जहां से मैंने ये सफर शुरू किया था। सागर ने पढ़ा और बड़बड़ाने लगा। सफर शुरू किया? मृणाल यहाँ किस सफर की बात कर रही है? सागर ने अपने दिमाग पर जोर डाला और एकदम से उसे याद आया, मृणाल इस किताब में लिखे सफर की बात कर रही थी। उसने जल्दी से किताब के पहले पन्ने को निकाला और पढ़ने लगा। बनारस शहर के 80 घाट की सीढ़ियों पर खड़ी मैं एक टक सामने बहते मां गंगा के पानी को निहारे जा रही थी। मेरे चेहरे पर जो सुकून था उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इस शहर से मुझे कितनी मोहब्बत है। बनारस मेरा ख्वाब था और आज ये ख्वाब हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा था। शाम का वक्त था और सूरज ढलने को बेताब अपनी लालिमा लिए आसमान में बिखेर रहा था। वो नजारा देखने लायक था, ऐसा कि सीधा दिल में उतर जाए। सागर की आंखों में नमी उभर आई और चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने किताब को सीने से लगाते हुए कहा, मैं जानता था वो बनारस में ही मिलेगी। मृणाल इस वक्त बनारस में है, अपने बनारस में। तो दोस्तों ये था साकीनामा भाग 27। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें साकीनामा, मेरी दास्तान।